person is liable to pay tax on its taxable income in every tax year. ठीक है, यही कहते हैं ना वो सब लोग। तो अब हम भी इंशाल्लाह ताला इसी बात को फॉलो करते हुए अपने टैक्स को कंटिन्यू करेंगे। नोट्स आप लोगों के पास बेटा अवेलेबल हैं। उन नोट्स के हिसाब से सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि हम बात करेंगे किसकी, टैक्स ईयर की। हम टैक्स ईयर की बात करेंगे। टैक्स ईयर के अंदर जो कुछ भी आपके पास मेंशन है, कितनी किस्म के टैक्स ईयर हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारा कुछ इस नोट्स के अंदर गिवन है। रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह ये समझ लें कि आपकी स्टेट टैक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है वो हमारे पास आपकी बुक में तो बहुत सारा लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास कितने पेजेस हैं? यहाँ पे हमारे पास 10 पेज है, और आपकी बुक के अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है कि 15 से 20 पेजेस का वो चैप्टर 4 बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत कंसाइज करके इसको लिखा है, और आप लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ को ऐसे ही लेना है जैसे हमारे पास ये चीज़ जैसे लिखी है, इसको एज इट इज। ठीक, आप दरवाजा बंद कर दीजिए। अच्छा जी, अब बेटा आप लोगों को पता है कि टैक्स 2024 साल का स्टार्ट हो चुका है, और आप लोगों की अटेम्प्ट जो है टैक्स 2024 वाली ही बन रही है। तो इस वजह से ये अभी मैंने आपको नोट्स दिए हैं, ये 2023 वाला है, इसमें चेंजिंग वगैरह नहीं आती। एक दफ़ा बच्चों के पेपर हो जाए, बच्चों के एग्जाम्स हो जाए, तो इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेटेड बुक मिल जाएगी। तो जनाब सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के अंदर टैक्स ईयर एंड रेजिडेंशियल स्टेटस ले जी। तो कल हम लोगों ने कुछ बातचीत की थी टैक्स ईयर के हवाले से। हमने कहा था कितनी किस्म के टैक्स है बेटा? 3 तरह के आपके पास टैक्सेस हैं। कौन कौन से? नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर हमने क्या डिसाइड किया था? ये 12 महीनों का साल होता है जो कि 30 जून पे एंड होता है, और इसको डिनोट करते हैं किसके साथ? उस कैलेंडर ईयर से जिसमें 30 जून फॉल करती है। ठीक है जी। नॉर्मल टैक्स ईयर इज 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30th June 30th day of the June and is denoted by the calendar year in which the said date falls. said date मतलब 30 June falls। और स्पेशल टैक्स ईयर हमने कहा जनाब कि मेरा पर्सन इनकम ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर, और where by an order a person has been allowed by commissioner to use the 12 months date different from the normal tax year, यानी कि 30 जून के अलावा किसी भी डेट पे एंड हो रहा हो, 12 महीनों वाला साल है। such income year or such period shall be that person's special tax year and shall be denoted by the calendar year relevant to normal tax year। मतलब यहाँ पे को बात कर रहे हैं किस चीज की, कैसा कैलेंडर ईयर जो नॉर्मल टैक्स ईयर के हिसाब से आपने देखना है। ठीक है, relevant to normal tax year in which the closing date of special tax year falls। तो कल इसकी आसान भाषा जो थी हम लोगों ने आपको लिखवाई थी। आसान भाषा में हमें क्या बताया जाता है? आसान भाषा में सिंपली ये बताया जाता है कि जनाब आपके पास 12 महीनों वाला साल है जो कि 30 जून के अलावा किसी भी डेट पे खत्म हो रहा हो। ओके, और इसको डिनोट करेंगे कि जिसमें स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट जो है वो फॉल करती है नॉर्मल टैक्स ईयर। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखी थी, वो एग्जांपल्स आप लोगों के पास असाइनमेंट के तौर पर गिवन भी होंगी, और इंशाल्लाह इस नोट्स के इस टॉपिक के एंड पे वो एग्जांपल्स भी गिवन है जो हमने करनी है इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हमारे पास स्पेशल टैक्स ईयर में जाने का तरीका है। लेकिन बेटा जब भी आप बीइंग अ पाकिस्तानी या कोई भी आप काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में नॉर्मल टैक्स ईयर चलता है। पाकिस्तान में कौन सा टैक्स ईयर चलता है? नॉर्मल टैक्स ईयर। और वो कौन सा होता है? जो 30 जून को खत्म होता है। ठीक है, अब कोई भी बिजनेस, कोई भी बंदा जिसने टैक्स पे करना है वो टैक्स उसके लिए साल कौन सा होगा? नॉर्मल टैक्स ईयर। पाकिस्तान के अंदर उसके साल कौन सा होगा? नॉर्मल टैक्स 30 जून वाला। आप अगर बोल रहे हो तो आपका बजट भी जो है वो 30 जून को पेश किया जाता है, और यकम जुलाई से आपका नया साल, नया मालियाती साल जिसको हम लोग कहते हैं, फिस्कल ईयर आपका स्टार्ट किया जाता है। अब होता ये है कि अगर तो ये बात है कि ना पाकिस्तान में जब भी किसी ने टैक्स पे करना है तो वो नॉर्मल टैक्स ईयर कंसीडर करेगा, यकम जुलाई से अगले साल के 30 जून तक। लेकिन अगर इस तरह की बात है कि सिर्फ नॉर्मल टैक्स ईयर यूज होता है, तो फिर ये स्पेशल टैक्स ईयर बढ़ाने का क्या मकसद है? ये कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? तो बेटा कानून आपको कहता है कि वैसे तो पाकिस्तान में टैक्स पे करने के लिए आपको नॉर्मल टैक्स ईयर को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई स्पेशल केस है
कि जिसमें आप नॉर्मल टैक्स रेट को फॉलो करेंगे तो कोई मसला हो जाएगा, आपका जो है वो गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी, तो उस केस के अंदर आपको स्पेशल टैक्स रेट अलाउ कर दिया जाएगा। अब ये इसका प्रोटोकॉल क्या है, इसके ऊपर आगे आपने क्वेश्चन पूछा होगा कि स्पेशल टैक्स नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल में जाने के लिए क्या इसका प्रोटोकॉल है, तो वो प्रोटोकॉल आपको बताता हूँ। बेटा देखिए जितने भी आपके प्रोटोकॉल्स हैं वो आपके अपनी वर्डिंग में हो सकते हैं, मैंने अपनी वर्डिंग में लिखे हैं, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो डिकोरम है वो खराब नहीं होना चाहिए, उसकी जो साख्त है वो खराब नहीं होनी चाहिए। तो प्रोसेस इसका क्या होता है, देखिए बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि एक बंदा जो होता है वो कमिश्नर, वो एफडीआर का भाई होता है, आपने जो भी ट्रांजैक्शन करनी है एफडीआर के साथ वो आपने कमिश्नर भाई के साथ करनी है, ठीक है। अब एक बंदा जो चाहता है नॉर्मल से स्पेशल टैक्स की तरफ आने का, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा एक होंडा एक्ट्रेस, होंडा कंपनी सुना ना आप लोगों ने, होंडा कंपनी बेसिकली उनकी ब्रांचेस तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर, इसी तरह यूनिलीवर का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, यूनिलीवर की ब्रांचेस तकरीबन पूरी दुनिया में अवेलेबल है। तो इन लोगों ने ये कहा कि सर पूरी दुनिया जो है वो हमारे हेड ऑफिस के हिसाब से चलती है, हमारे हेड ऑफिस के अंदर जो है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर हमारा आखिरी साल होता है, हमने 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं और हमने अपनी रिपोर्ट करनी होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि पाकिस्तान में नॉर्मल टैक्स चलता है, हमें 30 जून को अपने अकाउंट क्लोज करने पड़ते हैं। सर 2 दफ़ा हमें एक साल में अकाउंट क्लोज करने पड़ते हैं, कभी 30 जून और फिर बाद में फिर 31 दिसंबर को। तो बड़ा आप का ही वेट करते रहते हैं, 31 दिसंबर को हम अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। सिर्फ पाकिस्तान की वाहिद ब्रांच जो है यहाँ से जनाब हम लोग जो यूनिलीवर पाकिस्तान है यहाँ का जो डाटा है वो हमें 30 जून को जाके मिलता है। तो मेहरबानी करें इसको ज़रा हमें अलाउ कर दें कि हम स्पेशल टैक्स यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कंसीडर करें। ये हम लोगों ने रिक्वेस्ट की किसको, कमिश्नर साहब। आप रिक्वेस्ट किसने की, राइटिंग में की। कमिश्नर साहब ने इस रिक्वेस्ट को असेस किया, कंफर्म किया कि क्या ये ठीक बाकी बात ऐसे कर रहे हैं। कमिश्नर साहब ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई ठीक है तुम जरूर करो, लेकिन तुम ये करो कि 30 जून को तुम अपने अकाउंट क्लोज करके हमें रिपोर्ट दो कि हेड ऑफिस में बेशक तुम 31 जनवरी को 31 दिसंबर को दे देना। ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी किसने, कमिश्नर। ओके, अब कमिश्नर ने जब रिस्ट्रिक्शन लगा दी, अब वो रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो फिस्कल ईयर है, जो उनका जो टैक्स ईयर है वो अब 30 जून नहीं है, बल्कि उनका टैक्स ईयर क्या है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। अब ये सारे के सारे प्रोसेस में इसका प्रोटोकॉल क्या था मैं आपको बताता हूँ। प्रोटोकॉल ये है कि ना जब कोई बंदा स्पेशल से नॉर्मल या नॉर्मल से स्पेशल की तरफ आना चाहता है तो उसको सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी राइटिंग में, किसको, कमिश्नर को। क्या करना पड़ेगा, कमिश्नर को राइटिंग में एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और उस एप्लीकेशन के अंदर उसको सॉलिड रीजन देनी पड़ेगी कि जनाब मैं क्यों नॉर्मल से स्पेशल टैक्स की तरफ आना चाहता हूँ या स्पेशल टैक्स से नॉर्मल की तरफ आना चाहता हूँ। अब कमिश्नर साहब क्या करेंगे, कमिश्नर साहब उसकी एप्लीकेशन को असेस करेंगे, पढ़ेंगे, या तो वो रिजेक्ट कर देगा या फिर वो क्या कर देगा, अलाउ कर देगा। अगर अलाउ करेगा तो या फिर हो सकता है कि किसी कंडीशन के तहत अलाउ कर दे, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे, ठीक है। तो जैसे वो कंडीशन लगाएगा और अलाउ कर देगा तो उसी टाइम क्या हो जाएगा, उसका टैक्स चेंज हो जाएगा नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल तक। गॉट इट। और अगर कल कलाम को कमिश्नर को ये लगा कि भाई ये मेरी जो उसको मैंने परमिशन दी थी, परमिशन का नाजायज फायदा उठा रहा है, ये जो उसने मुझे रीजन बताई थी ये रीजन सॉलिड नहीं थी, अगर उसने पहले परमिशन दे दी और बाद में उसको रियलाइज हुआ कि यार ये नहीं, इसको परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, या उसने कंडीशन जो लगाई थी वो कंडीशन को टैक्स पे फुलफिल नहीं कर रहा था, तो उस सिचुएशन में कमिश्नर के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, वो अपनी परमिशन को विथड्रॉ कर सकता है और उसको दोबारा कह सकता है कि भाई साहब आप अपने असल स्टेटस की तरफ आ जाइए। ओके, तो प्रोटोकॉल हमारे पास क्या है बेटा, सबसे पहले क्या किया जाएगा, सारे बच्चे मिलकर बताएंगे, एप्लीकेशन लिखी जाएगी किसको, कमिश्नर को, किसमें, राइटिंग में, और उस एप्लीकेशन में क्या बताया जाएगा, सॉलिड रीजंस बताई जाएंगी कि ना क्यों मुझे स्पेशल से नॉर्मल या नॉर्मल से स्पेशल की तरफ आना है। उसके बाद कमिश्नर साहब क्या करेंगे, जी अलाउ करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अलाउ करेंगे तो किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ अलाउ कर सकते हैं, और अगर बाद में गलत ना बोले तो कमिश्नर साहब को बिना ये मतलब परमिशन का जायज फायदा उठा लें तो वो क्या कर सकते हैं, वो विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कमिश्नर साहब रिजेक्ट करते हैं तो कमिश्नर साहब एमए रिजेक्ट नहीं कर देंगे, कमिश्नर साहब टैक्स पेयर को बुलाएंगे, उसको एक मौका देंगे। कौन सा मौका,
अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि भाई साहब आके मुझे समझाओ, तुमने एप्लीकेशन तो लिखी है, तुमने रीजन भी बताई है, लेकिन मुझे तुम्हारे रीजन समझ नहीं आ रहे, मुझे आप मेरे पास आओ, मुझे आके समझाओ कि मैं तुम्हें क्यों परमिट करूं, मैं तुम्हें क्यों अलाउ करूं। अगर तुम मुझे ना समझा सके तो किसी किस्म की कोई परमिशन तुम्हें नहीं मिलेगी, अगर समझा दिया तो परमिशन दे दो। ओके, तो रिजेक्शन से पहले देखिए, जब कमिश्नर के पास एप्लीकेशन आएगी तो कमिश्नर के दो इंस्टेंस होंगे, या तो एक्सेप्ट कर लेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा। एक्सेप्ट कर लेगा तो कोई मसला नहीं, अच्छी बात, एक्सेप्ट कर ली, उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो रिजेक्ट करेगा तो डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर सकता, पहले अगले टैक्स पेयर को सुनने का मौका देगा, ठीक है, और उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता टैक्स पेयर की बात से, उसके ग्राउंड से, उसके रीजन से, तो वो क्या कर देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। डायरेक्टली वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, सुने बगैर वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। ओके, अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, कहता है जी a person may apply to commissioner for change of tax year from normal tax year to special tax year or from special tax year to normal tax year, and the same can be granted subject to any conditions that may be imposed by the commissioner. Okay, दूसरी लाइन देखिए ना, a change of tax year from normal to special or vice versa granted by the commissioner is subject to withdrawal if in his opinion it is no longer feasible, but not unless the person has been provided an opportunity of being heard. अगर वो विड्रॉ भी करेगा तो फिर भी अगर उसको लगा तो यार नहीं ये जायज पर उठा रहा है, विड्रॉ अगर करता है तो फिर भी उसको क्या करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली विड्रॉ नहीं करेगा, बल्कि पहले उस बंदे को मौका देगा टैक्स पेयर को कि भाई साहब मुझे मेरी नॉलेज में ये बातें आई हैं, मुझे आगे बताओ, अगर तुम मुझे इसका आंसर नहीं करोगे तो मैं परमिशन विड्रॉ करूंगा। ओके, ये मेरी लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। क्लियर, इसमें कोई रट्टा लगाने की आपको जरूरत नहीं, यहां तक मसला अच्छा है। ऑल ओके। अच्छा, अब बेटा एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लेट्स सपोज हम कहते हैं एक बंदा जो कि नॉर्मल टैक्स ईयर यूज कर रहा था, लेट्स सपोज टैक्स ईयर 2023 की बात हम कर लेते हैं। टैक्स ईयर 2023 कब शुरू हुआ? 1/7/2000 खत्म कब हुआ होगा? 30 जून 2023 को उसने खत्म हुआ। एक बंदा नॉर्मल टैक्स रेट को फॉलो कर रहा था, बेटा नजर आ रहा है सबको? एक बंदा नॉर्मल टैक्स रेट को फॉलो कर रहा था, अब टैक्स रेट उसका खत्म नहीं हुआ, मतलब तकरीबन कोई किस डेट पे ना, लेट्स सपोज 1/5/2023 को ड्यूरिंग नॉर्मल टैक्स रेट 1/5/2023 को भाई ने क्या किया जी, भाई ने एप्लीकेशन लिखी, अप्लाइड फॉर स्पेशल टैक्स रेट। भाई ने एप्लीकेशन लिखी कि भाई साहब 1 मई 2023 को के सर बात ये है कि मुझे स्पेशल टैक्स रेट अलाउ कर दीजिए। जैसे हमने पढ़ा ना कि अप्लाई कर सकता है वो सारा, उसने अप्लाई करके उसने कहा जनाब स्पेशल टैक्स रेट अप्लाई किया, अलाउ किया। 5/5/2023 मतलब अभी उसका टैक्स रेट खत्म नहीं हुआ, ये ड्यूरिंग टैक्स रेट की हम बात कर रहे हैं। 5/5/2023 को फैसला उसके हक में आ गया और स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ कर दिया गया, स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ। अभी तक उसका साल खत्म नहीं हुआ, ये ड्यूरिंग द नॉर्मल टैक्स ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। उसने अप्लाई किया किसके लिए? स्पेशल टैक्स ईयर के लिए, और 5 दिन के बाद उसको कह दिया कि ठीक है भाई साहब आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आप आइंदा के बाद आपके जो स्पेशल टैक्स ईयर है वो ये होगा। उसने कहा था मुझे स्पेशल टैक्स ईयर दें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर वाला, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर वाला आप मुझे स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ करें। ठीक, स्पेशल टैक्स ईयर कुछ भी हो सकता है ना, तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो कह रहे थे मुझे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर वाला स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ कर दिया जाए। तो 5 तारीख को फैसला आ गया कि ठीक है भाई तुम्हें मैंने अलाउ किया। अब हमें देखना ये है कि जो डिसीजन आया है ये ड्यूरिंग द ईयर आया। अब जब ड्यूरिंग द ईयर डिसीजन आया तो ये जो डिसीजन होगा कब से इफेक्टिव होगा, यानी कि कब से चलेगा, ये कब से इफेक्टिव होगा? ड्यूरिंग द ईयर जब से ऑर्डर पास हुआ तब से इफेक्टिव हो जाएगा या किसी और टाइम पे इफेक्टिव होगा? तो इस चीज को देखने के लिए पैरा नंबर 3 हम पढ़ते हैं, एक दफा जरा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है जी,
एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर। ऑर्डर कब आया इसका? 5 को। shall be take effective from such date being the first day of special tax year or normal tax year as the case may be, as will be specified in the order। कब से शुरू होगा बेटा? जब से उसने अप्लाई किया था स्पेशल के लिए, नॉर्मल के लिए, तब से वो इफेक्टिव होगा। मतलब ड्यूरिंग द ईयर वो इफेक्टिव नहीं होगा। हालांकि ऑर्डर कब आया? 5 मई को ऑर्डर आया, लेकिन 5 मई से ही उसका टैक्स रेट चेंज नहीं हो जाएगा। उसका टैक्स रेट कब से चेंज होगा? उसका टैक्स रेट चेंज होगा 1 जनवरी से, 1/1/2024 से, तब से इसका ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा। तब से इसका ऑर्डर क्या होगा? इंप्लीमेंट होगा। तो आम भाषा में होता यह है कि जब कमिश्नर ऑर्डर के जरिए आपको स्पेशल टैक्स रेट प्रोवाइड कर देता है या नॉर्मल टैक्स रेट आपको प्रोवाइड कर देता है, तो जो पहला टैक्स रेट जो यूज कर रहे होते हैं, पहले आपको उसको कंप्लीट करना होता है। जो टैक्स रेट आपका चल रहा है, पहले आपको क्या करना है? उसको कंप्लीट करना। जैसे आप उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जब आपका नया साल शुरू होगा, उस टाइम से आपका ऑर्डर जो है वो इफेक्टिव होगा। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि जी 1/7/2022 से लेकर 30/6/2023 से नॉर्मल टैक्स रेट था किसी उस बंदे का जिसने अप्लाई किया, मिस्टर रे ने। 5 मई 2023 को उसका ऑर्डर पास हो गया कि ना तुम स्पेशल टैक्स के लिए जनवरी वाला चूज कर लो। हमने कहा ओके। अब करना इसको क्या पड़ेगा? अब हम कहते हैं कि बेटा इसको पहले इस नॉर्मल टैक्स रेट को फॉलो करना पड़ेगा। 30 जून 2023 को इसका जैसे टैक्स रेट कंप्लीट होगा, अपने टैक्स रेट को कंप्लीट करके ये अपने रिटर्न वगैरह टैक्स वगैरह जमा कर पाएगा। अब इसका टैक्स ईयर 1 जुलाई 2023 से शुरू नहीं होगा, बल्कि इसका टैक्स ईयर कब से शुरू होगा? 1/1/2024 से, और ये खत्म कब होगा? 31/12/2024। पहले क्या करेगा? ऑर्डर आया ड्यूरिंग द ईयर, पहले ये क्या करेगा? पहले ये अपना टैक्स ईयर जो पुराना उसका टैक्स ईयर है उसको कंप्लीट करेगा। इस ऑर्डर की इफेक्टिवनेस कब से स्टार्ट होगी? जब से उसका नया जिसने अप्लाई किया स्पेशल टैक्स रेट, जब से उसका पहला दिन होगा तब से। अब मसला ये है कि चलो ये तो हमें समझ में आया कि उसने अपना साल कंप्लीट किया, हमें ये भी समझ में आ गया कि उसका जो नया साल है वो 1 जनवरी से शुरू हुआ। तो फिर दरमियान वाले जो 6 महीने हैं 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक, वो किधर गए? वो किधर गए? तो हम यहाँ पे कहते हैं कि तीसरी कैटेगरी हमने टैक्स रेट की बनाई हुई थी। कौन सी कैटेगरी? ट्रांजिशनल टैक्स। तो ट्रांजिशनल टैक्स रेट हकीकत में ऐसा टैक्स रेट होता है जो पुराना टैक्स रेट है चेंज होने से पहले, प्रायर टू चेंज, उसके आखिरी दिन से शुरू होता है, एट द एंड ऑफ प्रायर टू चेंज, और वो कब तक चलता है? जब चेंज टैक्स ईयर यानी कि नया जो उसका टैक्स ईयर है उसके पहले दिन से पहले तक। मतलब कि इसका टाइम पीरियड जो होगा कब से शुरू होगा? एट द एंड ऑफ प्रायर टू चेंज टू द स्टार्ट ऑफ चेंज टैक्स ईयर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। मतलब हमारे पास ये तो आ गया नॉर्मल टैक्स ईयर, ये हमारे पास आ गया स्पेशल टैक्स ईयर। अब इन दोनों के दरमियान जो गैप है 1/7/2023 से लेकर 31/12/2023, दिस इज आवर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, दिस इज आवर नॉर्मल टैक्स ईयर, दिस इज आवर स्पेशल टैक्स। गॉट इट? समझ आ गई बात की? तो अब जरा रिकॉल करते हैं नाम हमारे टैक्स रेट को। सबसे पहले आपका टैक्स रेट कौन सा जी? नॉर्मल टैक्स रेट। ये कितनी देर का है? पूरे 12 महीनों का। खत्म कब होगा? 30 जून को। ठीक है, और डिनोट इसको कैसे करेंगे हम लोग? जिसमें जिस कैलेंडर ईयर में 30 जून फॉल कर दो। ठीक है, अब स्पेशल टैक्स रेट हमने पढ़ा था। स्पेशल टैक्स रेट आपके पास क्या था? 12 महीनों का साल है। 30 जून के अलावा किसी डेट में खत्म हो सकता है, और इसको डिनोट करेंगे जिस नॉर्मल टैक्स रेट में इसकी क्लोजिंग डेट फॉल कर रही है। ठीक है, तो दिस इज 1 जुलाई 2022 से 30/6/2022, दिस इज नॉर्मल टैक्स ईयर 2023। Am I okay? Yes. स्पेशल टैक्स ईयर, दिस इज स्पेशल टैक्स ईयर। कौन सा बेटा ये?
2024 25 31/12 है, जुलाई के बाद वाली डेट है तो साल चेंज हो जाएगा, याद कीजिए। हमने जुगाड़ लगाया था एक, क्या जुगाड़ था? 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक जो साल चल रहा होगा वही साल मेरा नॉर्मल टैक्स सेल होगा, और 1 जुलाई से लेकर अगले दिन 31 दिसंबर तक जो भी साल चल रहा होगा उससे अगला साल जो मेरा टैक्स सेल होगा। हमने क्या करा? स्पेशल टैक्स सेल कौन सा होता है? स्पेशल टैक्स सेल वो वाला होता है कि जिसमें नहीं ये जो सर का लैपटॉप में तो अगर हम अच्छा जी, तो कहां पे हम लोग? हाँ, स्पेशल टैक्स सेल कौन सा होता है? हम कहते हैं ना जो भी 12 महीनों वाला साल होता है जो कि 30 जून के अलावा किसी जगह पे खत्म होता है, और हम उसको उस नॉर्मल टैक्स ईयर से डिनोट करते हैं जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में उसकी डेट फॉल करती है, क्लोजिंग डेट। तो 31/12/2024 ये कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? टैक्स ईयर 2025 में। आपको आइडिया थोड़ा सा इनके बारे में? जी आइडिया ना? नाम क्या आपका? ठीक है जी बेटा, इज इट ओके? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है जी बेटा? आपको और ओके? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज स्पेशल टैक्स ईयर 2025 एंड दिस इज नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 24 के तो क्या हुआ? तो देखिए ट्रांजिशन टैक्स ईयर हमारा क्या था? 1 जुलाई 2023 से लेकर 31/12/2023। इसकी क्लोजिंग डेट देखिए, दिस इज ट्रांजिशन टैक्स ईयर 2024। इसका मतलब क्या हुआ? इसको भी हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? उस नॉर्मल टैक्स ईयर से जिसमें इसकी क्लोजिंग डेट फॉल करती है। और मजे की बात, वो भाई साहब कल हमें बता रहे थे कि 12 महीनों वाला साल है, और हम हंस रहे थे। कोई ऐसा भी साल होता है जो 12 महीनों वाला ना हो? तो बेटा ये एक ऐसा साल है जो कि 12 महीनों वाला नहीं, ये हमेशा 12 महीनों से कम है ट्रांजिशनल टैक्स। ओके, ये 11 महीने का हो सकता है, ये 1 महीने का भी हो सकता है, ये 2 दिन का भी हो सकता है, लेकिन 12 महीनों का नहीं हो सकता। आप बोलते हैं कि डेट जो होती है, डेट कभी आपने सुना कि जनाब 32 तारीख है आज? होता है कभी? अगर मैं कहूँ जनाब 32 तारीख है आज, हंसेंगे ना आप कि 32 तारीख तो होती नहीं है, लेकिन देसी महीने के अंदर एक महीना ऐसा भी है जिसकी तारीख 32 तारीख होती है। देसी महीना, पंजाब का जो देसी महीना है उसको हम लोग कहते हैं बड़े सदीर के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते थे? चैत, विशाख, जेठ, हाड़, सावन, भादो, असुज, कातक, माघ, मकर और पो और भागन, ये 12 महीने। और इसको पंजाबी में हम लोग कहते हैं चैत्र, वैसाख, जेठ, हाड़, सावन, भादो, असुज, कत्ते, माघ, पो, मकर, फागन। तो ये देसी महीने 12 है। तो इसमें जो जेठ का महीना है ना, जिसमें टका के गर्मी पड़ती है, वो 32 दिन का होता है। ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज अ एक्सेप्शन, एन एक्सेप्शन। तो जनाब अभी तक हमने जो डिस्कस किया, हमने क्या पढ़ा? जो नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल से नॉर्मल या नॉर्मल से स्पेशल आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ट्रांजिशनल टैक्स। तीनों में फर्क हमें पता चल गया। नॉर्मल 12 महीनों का है, स्पेशल भी 12 महीनों का है, लेकिन ट्रांजिशनल 12 महीनों का नहीं। नॉर्मल 30 जून पे एंड होता है, स्पेशल 30 जून के अलावा किसी डेट पे एंड होता है, और जो ट्रांजिशन है वो किसी भी डेट पे एंड हो सकता है, 30 जून पे भी एंड हो सकता है। ओके, अब हम छोटी सी एक असाइनमेंट करते हैं जिसमें हम देखते हैं जरा कि कौन कौन सा टैक्स आपके पास मौजूद है। जी बेटा, आपके सामने क्वेश्चन मौजूद होंगे जी। डिटरमिन द टैक्स ईयर in respect of each accounting method below, accounting periods mentioned below। ले जनाब, ये आपके पास चीजें आ रही है। अब जरा आप लोग अपनी नोटबुक निकालेंगे और इनके बारे में लिखेंगे।
पहला सवाल, यकम सितंबर 2019 से 31/8/2020 तक आप लोगों ने बताना है, ये ईयर लिख के आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये कौन सा स्पेशल टैक्स है। जी जी सारे लिखे ना, उसके बाद बात करें, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए बेटा, हमारे पास पार्ट ए 1 सितंबर 2019 से लेकर 31 अगस्त 2020, ये कौन सा टैक्स है बेटा? स्पेशल टैक्स ईयर। क्यों है? क्योंकि ये 12 महीने पूरे हैं और 30 जून के अलावा का डेट है, दैट्स व्हाई इट इज स्पेशल टैक्स ईयर। ये कौन सा स्पेशल टैक्स ईयर है बेटा? 2021। क्यों? क्योंकि जनाब ये आपके पास नॉर्मल टैक्स ईयर 2021 में फॉलो कर। इसके बाद बेटा नीचे आ जाइए, ये कम जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020, ये कौन सा टैक्स ईयर है? स्पेशल टैक्स ईयर है। और कौन सा स्पेशल टैक्स ईयर बेटा? अगेन दिस इज स्पेशल टैक्स ईयर 2021। 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021, कौन सा स्पेशल टैक्स ईयर? 2021 के 22। क्यों? शाबाश, क्योंकि नॉर्मल टैक्स ईयर 2021 में फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद जी यकम 5/2020 से 30/4/2021, अगेन दिस इज स्पेशल टैक्स ईयर 2021। और फिर एक साल 2020 से लेकर 30/6/2020 तक। लेट्स सपोज, अब एक आध एग्जांपल मैं भी आपसे पूछ लूंगा। लेट्स सपोज के 1/4/2020 से 30/6/2020 तक, ये कौन सा टैक्स है? क्यों? शाबाश, क्योंकि ये 12 महीने इसके पूरे नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। जी कौन सा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है? 2021 है ना? 19 अच्छा 20 सॉरी 2020। ओके, चलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये तो परेशानी हमारी खत्म हो गई, क्योंकि तो हमें टेंशन कोई नहीं है। तो अब जरा हम लोग चलते हैं पर्सन्स की तरफ। ले जी, पर्सन्स की तरफ हम लोग चलते हैं। हमने टैक्सेस पढ़ लिया बेटा। हमने क्या कहा था कि हम लोगों ने जो हमारी स्टेटमेंट हमने पास की थी कि एवरी रेजिडेंशियल पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स टैक्सेबल इनकम इन एवरी टैक्स ईयर। तो टैक्स ईयर वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब हम किसकी तरफ मूव ऑन करने जा रहे हैं? अब हम लोग पर्सन्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो पर्सन जनाब कितनी किस्म के हैं? उन्होंने कहा भाई साहब पर्सन आपके पास 3 किस्म के हैं। कौन कौन सा? एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? आप, जनता, मैं, आप लोग, इंडिविजुअली, हम लोग होना चाहिए इंडिविजुअल।
ठीक है, एक होता है कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है, और एक आपके पास होता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एओपी, जहां पे जिसको लोग आम भाषा में पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कोई भी फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, आप पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, यानी कि कोई पॉलिटिकल सब डिवीजन मतलब ये कि किसी फॉरेन अपना गवर्नमेंट की कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक हिस्सा पाकिस्तान में हो और एक हिस्सा पाकिस्तान से बाहर हो। मिसाल के तौर पर हम जैसे कहते हैं कि एमक्यूएम लंदन, अब एमक्यूएम लंदन मतलब क्या है, एक पाकिस्तान एमक्यूएम है और एक लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग लंदन के जो लंदन में बैठकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो लीडर बने हुए हैं वो कौन होंगे जनाब, पॉलिटिकल सब डिवीजन। इसी तरह से लिबरल पार्टी ब्रिटिश की जो है उसके पाकिस्तान के अंदर एक्टिव है, तो वो कौन लोग होंगे, सब पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। और अब पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ हो गया, यूएन हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास ये टैक्स वाले कहते हैं कि ये तीनों किस्म के लोग पर्सन में आते हैं, इंडिविजुअल, कंपनी एंड एओपी, और बाद में फिर गवर्नमेंट, फेडरल। यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तस्करा नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट की हम बात करें तो कहते हैं ना ये तीनों के तीनों लोग कौन है, ये पर्सन्स हैं। ये कौन से पर्सन्स हैं जिन्होंने टैक्स पे करना होता है, ठीक है। अब देखना ये कि ये रेजिडेंशियल है कि नहीं, अगर तो रेजिडेंशियल हुए तो फिर तो टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर ना हुए तो फिर कुछ ना कुछ इनकी बख्शिश हो जाएगी। तो आपके सिलेबस में कौन सी चीजें हैं, एक तो आपके सिलेबस में इंडिविजुअल है कि इंडिविजुअल की टैक्सेशन आपने करनी है, और दूसरा आपके सिलेबस में एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, इसकी आप लोगों ने टैक्सेशन करनी है। कंपनी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, गवर्नमेंट आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, उनके वो सीपैप लेवल पे एडवांस टैक्सेशन है। ओके, आप लोगों का टैक्स बिल्कुल बच्चों वाला टैक्स है, छोटे जो होते हैं ना, मतलब छोटे-छोटे से बच्चे जिनको वो हम कहते हैं अच्छा यार ये छक्का लगाओ जरा, तो जरा से उसको ऐसा सिंबल बोल फेंक देते हैं, ये आप लोगों का टैक्स है। सीपैप के अंदर जब आप जाएंगे ना, फिर आप लोगों को शहंशाह फिरदी शोएब अख्तर इनको फेस करना पड़ेगा, तो मोहम्मद आमिर हो गए, इनको आपको फेस करना पड़ेगा। आपको पता है कि वो फिर कभी-कभी मुंह भी तोड़ देते हैं, कभी-कभी पाँव भी तोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे बैट्समैन हैं, डिग्रियर है, तो फिर आप किसी भी एंगल में जाकर छक्का लगा सकते हैं। ओके, तो इसलिए आपको ए बी डिग्रियर करना है, बेशक जैसा आसान में मर्जी होगा। तो आप लोगों के सिलेबस में सर बेटा ये दो चीजें हैं, कौन-कौन सी, एक आपके पास इंडिविजुअल की टैक्सेशन और दूसरा एओपी की टैक्सेशन, लेकिन डेफिनेशंस के एतबार से मैं पढ़ना सारा कुछ, तो मैं पहले एओपी या कंपनी की डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहा, मैं पहले जा रहा हूं इंडिविजुअल डेफिनेशन की तरफ, क्योंकि वो मजे की भी है और बहुत ज्यादा समझने के इंपॉर्टेंट भी है। और इंडिविजुअल तो हमारे पास है, तो जरा इनकी डेफिनेशन बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम लोग इनका रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पर्सन बेटा पता चल गया कि पर्सन कौन-कौन से हैं। ओके, अब हम जाते हैं कि रेजिडेंट पर्सन कौन से हैं। रेजिडेंट एओपी कौन होगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होगा और रेजिडेंट कंपनी कौन होगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग कंपनी की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, एओपी की डेफिनेशन की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। ओके, तो जनाब पहले हम लोग मूव ऑन करते हैं किसकी तरफ, रेजिडेंशियल स्टेटस की तरफ। लेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, देखिए बेटा क्या कहना चाहिए, रेजिडेंट टैक्स पेयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 53, आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, मेरी आदत है मैं पढ़ाते हुए सेक्शन बोल देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ने सेक्शन याद नहीं करने, वो मेरी आदत है, आप लोगों को इंशाल्लाह आदत हो जाएगी। जब आप फॉर्म में जाएंगे तो फिर आपसे आपके जो पार्टनर होंगे या आपके क्लाइंट जो होंगे जिनके साथ आप बात कर रहे होंगे, कमीशन के साथ आप जब बातचीत कर रहे होंगे, तो फिर वो कमिश्नर आपको ये नहीं कहेगा कि टैक्स क्या कहता है, वो कमिश्नर ये कहेगा कि फलां सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 155 क्या कहता है, सेक्शन 113 क्या कहता है, वो आपसे ही पूछेगा। फिर आपने उसको बताना है कि सर देखिए फलां सेक्शन के अंदर जाके, सेक्शन 12 के अंदर जाके देखिए, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के अंदर जाके देखिए, वहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ है, तो आपको आदत पड़ जाएगी। लेकिन पेपर के अंदर आपको सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, कोशिश कीजिए कि सेक्शन आए लिखें, ठीक है। ये अच्छा तो लगता है बोलने में, बट अगर आपने सेक्शन कुछ और लिख दिया और अंदर कुछ और लिख दिया, सारा सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए सेक्शन से दूर रहिए। अच्छा जी, तो कहते हैं कि रेजिडेंट टैक्स पेयर का मतलब क्या है, कहता है इट मींस अ टैक्स पेयर हु इज अ रेजिडेंट पर्सन। वाह जी वाह, माशाल्लाह,
कौन रेजिडेंट टैक्स पेयर? वो बंदा जो रेजिडेंट है, ठीक है जी। तो कहते हैं इट कैन बी रेजिडेंट इंडिविजुअल, एओपी और अ कंपनी, मतलब गवर्नमेंट को रेजिडेंट होने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट इटसेल्फ रेजिडेंट होती है, वो होती ही है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। रेजिडेंट या तो इंडिविजुअल को देखा जाएगा, या फिर एओपी को देखा जाएगा, या फिर कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ना रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन से भाई होते हैं। तो हम कहते हैं ना आपके पास रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल हैज नो रिलेशनशिप विद नेशनैलिटी और डोमिसाइल। रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन सा बंदा है भाई? हम कहते हैं कि रेजिडेंट का मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान का कोई शहरी हो। रेजिडेंट होने के लिए पाकिस्तानी होना लाजमी नहीं है, रेजिडेंट होने के लिए उसका फिजिकली एग्जिस्ट करना लाजमी है, पाकिस्तान में उसका फिजिकली प्रेजेंट होना लाजमी है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर 183 डेज या उससे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर फिजिकली मौजूद हो, हम क्या कह देंगे? दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रेजिडेंट इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल 183 या उससे ज्यादा डेज के लिए पाकिस्तान में फिजिकली अवेलेबल हो, हम उसको क्या कह देंगे? दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज रेजिडेंट इंडिविजुअल। वो बेशक पाकिस्तानी हो, बेशक वो गैर मुल्की हो। पहली कंडीशन फुल हुई। दूसरा क्राइटेरिया क्या है जी? या फिर a government employee posted in the tax year in resident irrespective of his physical stay in Pakistan। कहता है जो आपकी गवर्नमेंट मुलाजिमीन है वो बेशक पाकिस्तान में रहें, बेशक पाकिस्तान में ना रहें, गवर्नमेंट मुलाजिमीन क्या होते हैं? हमेशा रेजिडेंट इंडिविजुअल होते हैं। देखिए कि एम्बेसडर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको बाहर मुल्क में भेजा, किसी एम्बेसी अमेरिका की एम्बेसी के अंदर, उसने तकरीबन 20 साल वहां पर गए, तो क्या उन 20 सालों में वो रेजिडेंट नहीं रहा? बेशक वो 20 साल अमेरिका रहा, लेकिन वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बिहाफ पे वहां पर मौजूद था। इस वजह से वो भी बंदा क्या होगा? बेशक वो पाकिस्तान में फिजिकल अवेलेबल नहीं था, स्टिल ही इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। ओके, और तीसरी सिचुएशन कहते हैं जी बीइंग का सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अगर वो बंदा पाकिस्तानी है, अगर वो बंदा पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में 182 डेज से ज्यादा वो स्टे नहीं करता, he is not available for 182 or more days in a country other than Pakistan। लेकिन वो कौन है जी? being a citizen of Pakistan। ये उन लोगों की बात कर रहा है जो नॉर्मली आपके पास वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिनका काम ही ट्रैवल करना होता है, कि जो किसी भी एक मुल्क में 182 डेज या उससे ज़्यादा के लिए नहीं ठहरते। 2 महीने किसी मुल्क में है, 1 महीना किसी मुल्क में है, 4 महीने किसी मुल्क में है, 3 महीने किसी मुल्क में है, तो वो उनका पूरा साल ऐसे हो जाता है। ना वो पाकिस्तान के होते हैं रेजिडेंशियल, क्योंकि पाकिस्तान में भी 183 डेज से ज़्यादा अरसा नहीं गुजारते, और ना किसी दूसरे मुल्क में 182, जब आप माइंड में रखिएगा 182 या उससे ज़्यादा अरसा या उससे कम अरसा नहीं गुजारते। ठीक है जी, मोर देन 182 डेज, 182 दिन से ज़्यादा अरसा किसी दूसरे मुल्क में नहीं गुजारते। तो इसका मतलब क्या? वो पाकिस्तान में तो रेजिडेंट होते नहीं है, ठीक है, ऐसे बंदे, और ना ही वो पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में रेजिडेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर वो टैक्स से बच जाएंगे, उनका कोई रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं है। तो फिर टैक्स वालों ने पिछले साल इनका टैक्स ईयर 2023 के अंदर इस चीज को मेंशन किया, इस चीज को इंक्लूड किया। तो क्या कहा कि जनाब याद रखना कि ऐसा पाकिस्तानी जो किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है वो पाकिस्तान का रेजिडेंट रहेगा। ऐसा पाकिस्तानी जो किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यूके चला जाता हूं और वहां पे मैं 182 डेज से ज्यादा वहां पे यूके पे स्टे कर लेता हूं, तो मैं यूके पे क्या बन जाऊंगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल। बेशक मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं रेजिडेंट कहां का हूं? यूके का। तो आई वुड बी NRI, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। लेकिन अगर मैं यूके में रहता हूं 180 दिन के लिए, फिर मैं चला जाता हूं जनाब ऑस्ट्रेलिया में चला जाता हूं जनाब तकरीबन कोई 150 दिन के लिए, उसके बाद दुबई आ जाता हूं तकरीबन कोई 90 दिन के लिए। समझ रहे बात को? तो मेरे पास इसी तरह से तकरीबन अगर मेरे पास पूरे के पूरे 365 दिन इस तरह से हो जाते हैं और पाकिस्तान में मैं आया ही नहीं हूं, बाहर मुल्कों में घूमता रहा हूं, किसी भी मुल्क का मैं रेजिडेंट नहीं बना, तो फिर भी मैं किस मुल्क का रेजिडेंट होगा?
पाकिस्तान का रहता है। तो ये 3 सिचुएशंस आपके पास हैं जहां पे किसी भी इंडिविजुअल को रेजिडेंशियल स्टेटस उसका दे दिया जाता है। नंबर 1, अगर वो पाकिस्तान में फिजिकली 183 डेज या उससे ज्यादा के लिए अवेलेबल हो। नंबर 2, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो इररिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान। और नंबर 3, बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन, अगर वो किसी दूसरे मुल्क में 182 डेज से ज्यादा दिनों के लिए नहीं अवेलेबल तो वो क्या होगा, पाकिस्तानी रेजिडेंट इंडिविजुअल। गॉट इट? किसी किस्म का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन करना चाहते हो? चलिए यहीं से हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों से मैं पहले सवाल पूछूंगा कुछ, उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ओके।